अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर का नेम है जी हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 2, 10th क्लास। आज आपके पास लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिलीवर करेंगे। तो हमने रिसेंट लेक्चर के अंदर बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, उसके बाद हमने बात की या उसके कुछ लॉज की, जो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हमने इंडिकेट किए थे। देन उसके बाद हमने बात की थी उसकी 2 टाइप्स की, उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा और उसको कंप्लीट डिफाइन किया था उसकी टाइप्स को। तो स्टूडेंट्स आज जो हम बात करेंगे, आज हमारे पास बात होगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है उसके मुतालिक हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस जो है, फोकस ऑफ द कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जी कि किस तरह से कन्वेक्स और कनकेव मिरर का फोकस जो है वो कैसे बनता है। ये 2 पॉइंट्स है मेरे पास। एक तो ये है कि फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, जो कन्वेक्स लेंस है या कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस जो है उसके मिरर के पीछे बनेगा। लेंस की तो खैर हम आगे बात करेंगे ना, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल आज हम सिर्फ मिरर पर आते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर जो है उसका फोकस जो है वो मिरर के पीछे बनता है और उसका फोकस भी वर्चुअल होता है, मतलब हकीकी तौर पर नहीं बनता, तो इसलिए वर्चुअल है। कनकेव मिरर का फोकस जो है वो क्योंकि उसके आगे बनता है इसलिए वो उसका रियल फोकस है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है मिरर फार्मूला का। ठीक है, मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस Q, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P एंड द फोकल लेंथ। एक ऐसा रिलेशनशिप दो 3 चीजों के दरमियान हो, इमेज डिस्टेंस Q, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P एंड फोकल लेंथ F। तो लास्ट पे इसका फार्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये है जी मिरर फार्मूला की डेफिनेशन, जो न्यूमेरिकल करने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अहम साबित होगी। और उसके बाद ये 2 पॉइंट्स भी न्यूमेरिकल में हम इनको यूज़ करेंगे कि कन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है और वर्चुअल बनाता है, कनकेव मिरर का फोकस किधर बनता है और रियल बनाता है या वर्चुअल बनाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। आज हम टॉपिक चेंज करने लगे हैं। रिसेंट टॉपिक के अंदर हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है कि जब कोई रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाके गिरती है तो वो वापस अपने पहले मीडियम में वापस लौट आती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्शन कहा जाता है जिसमें वो दूसरे मीडियम में एंटर तो हो जाती है लेकिन अपना एंगल जो है वो चेंज कर लेती है, उसको नाम दिया जाता है रिफ्रैक्शन का। आज हम इसी नवैयत की एक डायग्राम देखेंगे, उसको डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से उसने एंगल चेंज किया। सबसे पहले अगर यहाँ पर आपको डायग्राम जो है इसमें देखे, ग्लास में मैंने पानी लिया और वहां पे पेंसिल को डिप किया है, तो आप इजीली देख सकते हैं, ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पेंसिल को जब डिप करेंगे तो उसका ऊपर वाला जो सिरा है वो पानी के अंदर वाले सिरे से थोड़ा सा तिरछा नजर आता है। तिरछा नजर आने की वजह उसमें रिफ्रैक्शन हो रही है। अब उस रिफ्रैक्शन को हम यहाँ पे जो है ना वो बताएंगे कि इंसिडेंट रे मेरे पास IO जब किसी एक ग्लास स्लैब के ऊपर जो है जब वो गिरती है, ठीक है, तो यहाँ वाटर के अंदर गिरती है या किसी दूसरे मीडियम के अंदर, तो वो उसके अंदर एंटर होती है। एंटर होके तो अपना एंगल वो चेंज कर लेती है, जिस एंगल को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्रैक्टेड रे का। इंसिडेंट रे इसके ऊपर फॉल की नॉर्मल पर पॉइंट O पर, वहां से फिर उसने एंगल चेंज किया जिसको रिफ्रैक्टेड रे का नाम दिया, और फिर जब बाहर निकली है तो वहां से फिर उसने एंगल चेंज कर लिया जिसको हमने नाम दिया है इमर्जिंग रे का। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो बराबर होंगे।
उसके बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो होता है टकराने से पहले का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो टकराने के बाद का, उधर रिफ्लेक्शन भी टकराने के बाद, इधर रिफ्रैक्शन भी टकराने के बाद। हाँ, एक एक्स्ट्रा रे हमारे पास मिल रही है जो इमर्जिंग रे है, जो कि उस मीडियम से जब वापस पहले मीडियम में आती है तो अपना एंगल फिर से चेंज कर लेती है, क्योंकि मीडियम जब वो चेंज कर रही है तो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो एंगल चेंज किया, दूसरे मीडियम से वापस पहले मीडियम में आई है तो फिर उसने अपना एंगल जो है वो डाइवर्ट कर लिया है। इस हिसाब से हमारे पास इसके दो लॉज बनते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़े थे तो उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो वो किस तरह होगी, उससे पहले डिफाइन कर देता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, इफ अ रे फॉल ऑन अ मीडियम it enter into the medium with the different angle। ठीक है, मतलब एंगल चेंज कर लेती है ना। ठीक है, तो हमारे पास जब एंगल चेंज करके उसके अंदर वो चली जाती है तो उसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इस हिसाब से हमारे पास जो लॉज थे, पहला लॉ तो वही रिफ्लेक्शन वाला ही रहेगा, वो दोबारा मैं लिखता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इधर रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल कहते हैं उसका जो मूद होता है, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, सारे के सारे। ये तो पहले में हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। सेकंड जो है वो हम बात करेंगे द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर द रेशियो, यहां पे लिख लो, इजी हो जाएगा आपके लिए, इजी कर देता हूं। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ आई एंड द रेशियो ऑफ साइन एंगल आर, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ साइन एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो हमेशा क्या रहेगी जी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो मैं लिखूंगा साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको दूसरा नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी नाम दिया जाता है। यहाँ पर इसको स्नील्स लॉ भी इसको कहा जाता है, स्नील्स लॉ, स्नील का कानून भी इसको कहा जाता है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आए फिर भी यही है, स्नील लॉ की डेफिनेशन आए फिर भी यही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आए तो फिर भी यही है हमारे पास। इसके बाद लास्ट पे हम बात करेंगे एमसीक्यूज टाइप है कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर कितनी रहती है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो उसकी अगर मैं बात करूंगा तो स्पीड ऑफ लाइट को जब मीडियम में डिस्कस करते हैं तो एयर के अंदर उसकी क्या होगी, देन उसके बाद वाटर के अंदर उसकी क्या होगी, देन उसके बाद ग्लास के अंदर उसकी क्या होगी। ठीक है, एयर के अंदर तो बड़ी कॉमन है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एयर के अंदर होती है। वाटर के अंदर इसकी होती है 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास के अंदर होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एमसीक्यूज के तौर पर हमारे पास तीनों जो है कि हवा के अंदर उसकी स्पीड क्या होती है, उसके बाद पानी के अंदर उसकी स्पीड क्या होती है, और उसके बाद हमारे पास ग्लास के अंदर स्पीड के उसकी क्या होती है। तो हमने तीनों चीज़ों को जो है वो बता दिया है। इसके बाद एक लास्ट डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उसने एक डिफरेंट डेफिनेशन की हुई है, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये बेसिकली है रेशियो ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम और एयर की स्पीड के दरमियान जो डिफरेंस है उसको फार्मूला लिख देते हैं, n इज इक्वल टू सी ओवर वी। c मेरे पास होता है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 और v मेरे पास है मीडियम, तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया जाता है। वो चाहे मैं ग्लास के साथ उसका निकाल लेता हूँ, चाहे तो वाटर के साथ उसका निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, मिरर फार्मूला को पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस पढ़े हैं, स्पीड ऑफ लाइट के ये एमसीक्यूज 3 वैल्यूज हैं उनको पढ़ा है, और उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ की है। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।